स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हमने कल आपसे एक वादा किया था। हालांकि वादा शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, वादे की जगह हम लोग दावा करते हैं। क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि अब आपको वो क्लास मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, जिसको देखने के बाद आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आज ही देखिए और सुनिए, उसके बाद कभी आपको हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी। और एक अच्छी बात बताएं, जो लोग अपने पेट को लेके परेशान हैं, तो आज की क्लास में एक ऐसी चीज निकल के आएगी, एक ऐसी ट्रिक आएगी कि उन चीजों को आप सिर्फ पढ़ेंगे और 8 दिन के अंदर आपका कम से कम 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा। तो वो क्या है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी हर चीज का ध्यान रखती है, आपकी सेहत का भी ध्यान रखती है। ठीक है, माँ है ना। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर। ठीक है, स्वर क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, कितने होते हैं वो मैंने आपको बताया था, और उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। वो एक स्वर कौन सा है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है? ठीक है, इससे हमें पूछा जाता है। तो स्वर हम लोगों ने पढ़े थे, स्वर कौन कौन से थे तो आप सब जानते हो। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। इ है, ओ और औ। ठीक है, ये 11 स्वर थे जिनको आपने पढ़ा था, और इन सब की क्या होती हैं तो मात्राएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। और ये सारी मात्राएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इनमें से किसकी मात्रा नहीं है तो ये वाला जो था मतलब आ, इसकी कोई भी मात्रा नहीं थी, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कोई मात्रा नहीं होती है, कोई भी मात्रा नहीं होती है, बाकी सब की मात्राएं होती हैं। यहां तक चीजें कल हो गई थी, आज इसी को आगे देखते हैं। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी हमारी? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। देखो, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेदों की बात करें तो इनकी संख्या होती है कितनी? तो इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, कितनी होती है? 4। अब ये 4 कौन कौन से हैं तो देखिए, ये जो 4 हैं उनमें सबसे पहले ह्रास्य स्वर। ठीक है, हास्य स्वर जिसको कहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे दीर्घ स्वर। उसके बाद आप देखेंगे संयुक्त स्वर, और उसके बाद आप देखेंगे प्लुत स्वर। ठीक है, ये देखेंगे कौन कौन से
होते हैं। देखो जो हरा स्वर होते हैं वो होते अ, इ, उ और री। ठीक है, ये आपके हो गए कौन से, तो ये हो गए आपके हास्य स्वर। अब देखो इनके और भी नाम होते हैं। इसी को मैंने कल ही आपको बताया था, इसी को मूल स्वर भी कहते हैं, अर्थात इन्हीं से मिलकर के अन्य स्वरों की रचना हुई है, मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखो यहां पर उच्चारण में लगने वाले समय का अर्थ है मात्राओं को भी काउंट किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है एक मात्रा का समय, दो मात्रा का समय, त्रिमात्रिक समय, इस तरह से भी इनको पढ़ा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो एक तो इनको मूल स्वर भी कहते हैं, उसके बाद इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। अब देखिए आपसे वो पूछ लेता है वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है कौन कौन से हैं, तो यही है। ठीक है, उसके बाद में आइए आगे देखते हैं। दीर्घ स्वरों की हम बात करेंगे तो वो कौन कौन से होंगे, तो दीर्घ स्वर होंगे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, दीर्घ स्वरों की हम लोग बात करें, देखो हाँ एक चीज और, इनको जो है क्या नाम आपका, एक मात्रिक स्वर तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, तो देखो दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये कौन से हो गए, तो ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब देखो इन दीर्घ स्वरों के भी नाम है, इन दीर्घ स्वरों के भी नाम हैं। तो इन दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर, ठीक है, गुरु स्वर, इसी को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर। इसी को सजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजातीय, सजातीय। देखो सजातीय का अर्थ क्या होता है, ये जो है एक ही जाति के वर्णों से मिलकर के बनते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ प्लस मिलकर के क्या हो गए, बड़ा आ। ठीक है, छोटा आ प्लस छोटा आ, ऐसे ही छोटी ई, ठीक है, क्या हो गया, छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई, ऐसे ही छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो देखो एक ही जाति के वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, तो इनका नाम हो जाता है स्वजातीय या सजातीय। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं संयुक्त स्वरों पे। तो संयुक्त कौन कौन से होते हैं, तो देखो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये कौन से हो गए, तो ये आपके हो गए संयुक्त। अब देखो ये जो संयुक्त हैं इनके भी नाम है, इनके क्या नाम है, तो देखो दो मात्रिक ये भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसको विजातीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विजातीय, विजातीय स्वर। ठीक है, विजातीय स्वर। अब देखो ये विजातीय कैसे हैं, तो समझो जरा। विजातीय,
देखो विजातीय, जैसे कि हमने स्वजाति में देखा था कि एक ही जाति के वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं, वहीं पर ये जो विजाति हैं वो अलग अलग वर्ग के वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं। वो अलग अलग कौन है, वो आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो छोटा आ प्लस ई, ठीक है, आ प्लस ई, ये क्या हो गए? ए। उसके बाद ऐसे ही आपका हो गया छोटा आ प्लस ई हो गए ए। और ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो वो छोटा आ प्लस ए हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें ओ की, तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ हो जाएगा। और उसकी बात करें छोटा आ और ए, तो ये सब ए और आ, ऊ और आ, ये सब देखिए विजाती हैं, अलग अलग जाति के हैं। ठीक है, ये आपको अलग अलग जाति के नजर आ रहे हैं बिल्कुल। अब देखो छोटा आ प्लस ए, फिर देखो छोटा आ प्लस ए, ठीक है, फिर छोटा आ प्लस ऊ। तो ये विजाती है, मतलब अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया? इनको विजातीय स्वर कहा जाता है। तो देखो जो एग्जाम में सवाल आते हैं, मैं साफ सीधी बात बता रहा हूं आपको, वो सवाल क्या आता है बच्चों? वो सवाल ये आता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लघु स्वर किनको कहा जाता है, गुरु स्वर किनको कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं, इस तरह से आता है। या निम्न में से कौन सा सजातीय वर्ग का है, इस तरह से पूछ लेता है। दूसरा, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या मैंने आपको बता दी कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें प्लुत स्वर की, तो देखो जो प्लुत स्वर होता है ये, इसमें बेसिकली 3 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात इनको त्रिमात्रिक भी कहा जा सकता है, त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में इनका प्रयोग बहुत कम होता है, और इनका ज्यादा प्रयोग किसमें होता है? तो इनका ज्यादा प्रयोग संस्कृत में होता है। ठीक है, संस्कृत में होता है। अब ये कौन होते हैं? तो आपने ये देखा होगा आ, ये ये क्या है? तो ये प्लुत स्वर है, और इसमें त्रिमात्राओं का मतलब है कि जो ध्वनि होती है उसको लंबा खींचने की कोशिश की जाती है, जैसे है राम। ठीक है, तो ये सब संस्कृत में होता है, हिंदी में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ, यहां से क्या आता है, इनके आने से क्या हुआ? तो इनके आने से बेटा देखो, अगर ये आ नहीं आता, ठीक है, अगर ये प्लुत स्वर जो संस्कृत से आया है ये नहीं आता, तो क्या होता? तो आपका डॉक्टर नहीं होता, आपका हॉस्पिटल नहीं होता, ठीक है, आपकी टॉफी नहीं होती। क्योंकि हम क्या पढ़ते? हम पढ़ते डॉक्टर, हम पढ़ते हॉस्पिटल, हम पढ़ते टाफी, टाफी। ठीक है, लेकिन ये आप देखते हो कि इस पे लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। दूसरा एक सवाल यहां से क्या आता है, इन्हीं को आगत स्वर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा आगत स्वर कौन सा है, तो आप अगर ऑप्शन में प्लुत संयुक्त दीर्घ स्वर हराश ये दिया हुआ है तो इन्हीं में से प्लुत बोलेंगे। और अगर ये अक्षर आपके सामने दिख रहा है तो आप ये वाला बोलेंगे, आगत स्वर होता है। ठीक है, आगत स्वर। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, सवाल आते हैं यहां से। और अब चलते हैं आगे। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे, हमने देखा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, और अब हम देखेंगे कि हम जब बोलते हैं ये, ठीक है, तो एक मुख की आकृति बनती है। देखो मैंने कल भी बताया था, वर्णमाला को पढ़ने के लिए आपको मैं सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, वो प्रैक्टिकल करना होता है। और आपने अगर 1-2 बार कर लिया तो कभी वर्णमाला से सवाल आपके गलत नहीं होंगे। वो क्या होता है, घर में आईना लगा है, उस आईने के सामने आप खड़े होइए और वर्णों का उच्चारण करिए, और बड़े आराम से आप चीजों को याद कर लेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा मुखाकृति के आधार पर वर्णों के वर्ण, ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं। और मुखाकृति का मतलब क्या होता है? एक
मुखाकृति। कितने प्रकार का मुंह बनता है बोलते समय, बताइए। एक ओष्ठ आकृति होगी, एक जीभ के आधार पर, ठीक है, फिर गूंज नाद के आधार पर, फिर सांस के आधार पर। तो इस तरह से वर्ण होते हैं। तो मुंह के आधार पे कोई बता सकता है इन वर्णों को पढ़ते समय आपका मुंह कितनी तरह से बनता है? देखो मैं बताऊं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरा का पूरा खुला ही रहता है, जैसे बोलते हैं तो एक जिसमें मुंह पूरा खुल जाएगा, दूसरा जिसमें मुंह आधा खुलेगा, तीसरा जिसमें मुंह पूरा खुलने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, और जिसमें मुंह आधा बंद होगा। अर्थात ये 4 टाइप के होंगे, वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? हम शुरुआत करते हैं जीभ के भाग के आधार पर वर्णों के भेद या स्वरों के भेद, ठीक है। तो जीभ के, अब आप बोलेंगे सर जीभ के आधार मतलब जीभ के पार्ट कितने होते हैं? तो देखो साइंस तो कहता है 5 होते हैं, साइंस कहता है 5 होते हैं, ठीक है, जहां से हमको स्वादों का अनुभव होता है। लेकिन हिंदी 3, अग्र, मध्य और पक्ष भाग, ठीक है। तो इनसे कौन कौन से स्वर निकलते हैं? अर्थात स्वर निकलने का मतलब है टकराना। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा पार्ट जो है आपके मुंह में जितनी भी चीजें उनसे टकराता है, बस उसी को बोला जाता है जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। देखो जीभ के आधार पर स्वरों के भेद हेडिंग है हमारी, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। तो देखिए जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। तो जीभ के आधार पे जैसा कि मैंने बोला 3 पार्ट होते हैं। कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? तो जीभ का अग्रभाग होगा, जीभ का अग्रभाग, जीभ का मध्य भाग और जीभ का पक्ष भाग। जीभ का पक्ष भाग, देखो अग्रभाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं या उनका अनुभव किया जाता है, वो है ई, ए और री, ठीक है। ई यहां पे हम बात करेंगे तो ई ए और री, ठीक है। ये हो गए अग्रभाग में। मध्य भाग की अगर हम बात करेंगे तो देखो मध्य भाग में सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका छोटा आ, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? तो यहां पर आएगा आ। मध्य भाग में कौन सा आएगा? तो आएगा आ, ठीक है। उसके बाद जो शेष बचे वो सब किस में आ जाएंगे? तो वो आ जाएंगे पक्ष भाग में। कौन कौन से बचे हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर इसकी तो देखो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है। तो ये जीभ के आधार पर स्वरों के भेद हो गए। इसी तरह से हम लोग ओष्ठ आकृति और मुंह आकृति के आधार पर भी देखेंगे, ठीक है। जीभ के आधार पर पूछे जाते हैं
ठीक है, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। इसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। देखो कौन कौन से हैं, समझते हैं। तो देखो, जब आप स्वरों का उच्चारण करते हो तो आपकी जीभ जो है, कोई बता सकता है किस तरह की आकृतियां बनाती है? ठीक है, आप उच्चारण करिए, मैं तो अभी बताऊंगा ही। देखो, सिर्फ दो आकृतियां बनती हैं, सिर्फ दो आकृतियां बनती हैं, एक गोल और एक अर्धगोलाकार। और परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक तो बनेगी गोलाकार आकृति, गोलाकार आकृति, ठीक है, गोलाकार, या इसी को वृत्ताकार भी कहते हैं, वृत्ताकार, ठीक है। और दूसरी आवृत्ताकार, आवृत्ताकार या आगोलाकार, ठीक है, वो आप समझ गए। अब देखो इनमें कौन कौन से आएंगे, तो आइए उनको हम लोग देखते हैं। आप पढ़िए, उ ऊ, ई ई नहीं आएगा, उ ऊ, ओ और ओ, उ ऊ, ओ ओ, गोल है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे उ ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, मतलब ओ और औ, ठीक है। इनको जब आप बोलोगे तो आपकी ओठें गोल ही होंगी, बाकी जो बचे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आगोलाकार या आवृत्ताकार में, ठीक है। कौन कौन से बचे बेटा, तो बचे आ इ ई ए ऐ और री, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए, आवृत्ताकार, और ये सारे कौन से हो गए, ये हो गए गोलाकार। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला देखते हैं, मुख आकृति के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, तो मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति, मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद, मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से हैं, आइए उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसा अभी मैंने चर्चा करते हुए आपको बताया था, चार तरह की आकृतियां बनती हैं, ठीक है। कितने तरह की आकृतियां बनेंगी, तो आपके सामने चार तरह की आकृतियां बनेंगी, ठीक है। कौन कौन सी आकृतियां होंगी वो चार तरह की, देखो। विव्रत,
विवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। ठीक है, ये 4 तरह की मुख्य आकृतियां बनती हैं। अब इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं तो आप देखिए, पहले तो इनका मतलब समझिए। इनका मतलब क्या होता है, विवृत और अर्धविवृत और समृत और अर्धसमृत का। जब आप मतलब समझ जाएंगे तो फिर आसानी हो जाएगी, आप अपने आप से भी कर पाएंगे। जैसे बेटा विवृत का मतलब होता है खुलना। विवृत का मतलब क्या होता है, पूरा खुलना। ठीक है, विवृत का मतलब होता है पूरा खुलना, पूरा खुलना। क्या पूरा खुलना, तो बेटा मुंह पूरा खुलना। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल सर। वो कौन सा है, वो वही है जब छोटे बच्चे को कुछ खिलाते हैं, खास तौर से दवाई, तब उसको क्या कहा जाता है बेटा, आ करो। तो वही कौन सा, बड़ा आ। इसमें देखो मुंह पूरी तरह से खुला का खुला ही रहता है। और इसी तरह से अर्धविवृत का मतलब क्या होता है, तो अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुलना। ठीक है, आधा खुलना। तो आधा खुलना में कौन कौन आ जाएंगे, आप खुद बोल के देख सकते हो कौन कौन से हो जाएंगे। तो आ, आओ, आधा खुल रहा है, ए आ, ओ, ए आ, आओ, आधा खुल रहा है। तो कितना आसान है। ऐसे ही समृद्ध का मतलब होता है, समृद्ध का मतलब होता है बेटा पूरा बंद होना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा बंद होना, पूरा बंद होना। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है, आधा बंद होना। ठीक है, आधा बंद होना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये पूरा खुलना, वो आधा खुलना और आधा बंद होने का मतलब क्या होता है कि जब तक हम अपने आप पूरा नहीं खोलेंगे वो पूरा खुलेंगे नहीं, और जब तक हम अपने आप से पूरा बंद नहीं करेंगे तब तक वो पूरा बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें बेटा कौन सा हो गया, विवृत में, विवृत में हो गया बड़ा आ। ठीक है, और अर्ध विवृत में मैंने बताया कौन सा हो गया, आ है, और आओ, छोटा आ, ए, और ओ। ठीक है, आप इनको उच्चारित करके देखिए, आ, ए, और ओ। आधा ही खुल रहा है। उसके बाद देखो बंद होने पे कौन कौन से आ जाएंगे, तो आप मेरे साथ उच्चारण भी इनका कर सकते हो। ठीक है, समृत और अर्ध समृत में। ठीक है, तो समृत का मतलब पूरी तरह से क्या होता है बेटा, बंद होना, और अर्ध समृत का मतलब होता है आधा बंद होना। तो आप उच्चारण करेंगे इ, ई, उ, ऊ। जब बोलेंगे तो लगता है जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है ना, मुंह अपने आप बंद होने लगता है। इ, ई, उ, ऊ, री, अपने आप बंद हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें ए, ओ, ए, ओ, तो इनमें आधा बंद हो रहा है। ठीक है, तो इनको आप 2-3 बार प्रैक्टिकल करिए इनका, तो ये याद नहीं, ऐसे ही आप
अपने आप जैसे ही सामने चीजें आएंगी आपका मुंह वैसे ही उच्चारण करेगा और कभी भी सवाल गलत नहीं होगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो ई उ ऊ और री। तो ये सब क्या हो गया बेटा? समृत। इनमें मुंह अपने आप पूरी तरह से बंद हो रहा है। अर्ध समृत में हम बात करें ए और ओ, ठीक है। तो ये मुखाकृति के आधार पे हो गए स्वर। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इनकी जो है प्रैक्टिस भी मैंने बताया आपको कि घर में लगे आईने में देख करके करिए, बड़ी आसानी के साथ ये याद हो जाएंगे। और अब उन दो क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं जो एग्जाम्स में आते हैं और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उनको भी हम बड़ी आसानी के साथ एक नेचुरल ट्रिक, जिसको याद नहीं करना है, मुंह चलाना है, सिर्फ समझना है और याद हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? वो है सघोष और अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। तो गूंज या नाद के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? गूंज, गूंज या नाद के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, गूंज अर्थात आवाज जिसको कहते हैं। ठीक है, इनके आधार पे जो स्वर हैं, तो आइए उनको देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। देखिए, तो मैंने आपको बताया ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के हैं? तो ये दो टाइप के, एक तो सघोष और दूसरा अघोष। ठीक है, परीक्षाओं में आते ही हैं। सघोष, सघोष और अघोष। देखिए क्या है सघोष और क्या है अघोष। तो देखो, पहले तो आप इनका अर्थ समझिए। बेटा सा का मतलब क्या होता है? सा का मतलब होता है सहित, किसी भी चीज के साथ। ठीक है, और घोष का मतलब, घोष का मतलब क्या है? तो घोष का मतलब है घर्षण। घर्षण मतलब आवाज। ठीक है, जब घिसेंगे तो आवाज आएगी, अर्थात घर्षण मतलब जो घर्षण के साथ, अर्थात जिनको बोलते समय जो आप की आहा जो ये है ग्रीवा है उसमें हलचल हो, उस पे प्रेशर पड़े, ठीक है, और उससे घिस कर के बाहर आए वर्ड, तो उसी को हम क्या कहेंगे? श घोष। ऐसे ही अघोष का मतलब होता है, आ मतलब होता है रहित और घोष मतलब घर्षण। तो जिसमें घर्षण के बिना, जिनका उच्चारण जो है घर्षण के बिना होता हो, तो आ का मतलब क्या हो गया? रहित मतलब बिना। ठीक है, रहित या उसके बिना। और घोष मतलब घर्षण। तो जिनका उच्चारण करते समय कोई घर्षण, कोई झंझनाहट, कोई कंपन ही उत्पन्न न हो, उनको अघोष कहेंगे। और जिनको बोलते समय कोई घर्षण हो, प्रेशर दिखे, ठीक है, गले में, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो वो ऐसे कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, और यहां पर एक चीज और मैं बताऊं थोड़ा सा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सघोष अघोष हैं, इनमें स्वर नहीं लिखा जाएगा, इसमें वर्ण लिखा जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूं।
यहां वर्णों के भेद हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर वर्ण हो जाएगा, आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, तो देखो प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, आप लोग जान रहे हो, आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी वर्ग हैं उन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का चौथा पांचवा अक्षर प्लस सभी स्वर, ठीक है, प्लस सभी स्वर हो जाएगा। ठीक है, सभी स्वर, सभी स्वर। अब देखो, जब मैंने घर्षण की बात करी, प्रेशर की बात करी, ताकत की बात करी, तो यहां पर अंतस्थ व्यंजन भी हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है, ये हो जाएंगे, और हा, और क्या हो जाएगा, हा। ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे सघोष होते हैं। अब आप इनको काउंट कर लीजिएगा कि कितने हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब 5 वर्ग हो गए। तो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, प्लस स्वर कितने हो गए, 11, प्लस 11 अलावा ये 4 हो गए, प्लस ये एक ये हो गया। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, हा ऊष्म है, तो एक ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 15, 11, 26, 4, 30, 1, 31। तो देखो एग्जाम में ये भी सीधा सवाल पूछ दिया जाता है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो सघोष वर्णों की संख्या है कितनी, 31। ठीक है, सघोष वर्णों की संख्या है 31। और अघोष की बात करें, संख्या की बात करें, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो 31 का उल्टा बेटा कितना हो जाएगा, तो 31 का उल्टा हो जाता है 13। तो अघोष की बात कर लेंगे तो अघोष की संख्या भी हो जाएगी 13। कैसे होती है वो आइए हम आपके सामने अभी रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी स्वर हो जाएंगे। देखो इसकी बात करें तो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग, देखो जो उधर बचे हैं वो इधर हो जाएंगे, सीधी सी बात है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर प्लस स्वर। ठीक है, नहीं स्वर तो उधर हो चुके, इधर स्वर नहीं आएंगे फिर। ठीक है, स्वर तो उधर हो गए ना, यहां पे स्वर नहीं है, यहां पे क्या हो जाएंगे, ऊष्म। कौन कौन से, तो बच्चे हा उधर चला गया, तो ऊष्म होते हैं शा और शा और ये शा, श श श, अर्थात ये तीनों सा। तो जो आप जोड़ सकते हो, कितने हो गए, तो 13 ही हो गए। और मैंने बताया 31 का उल्टा भी कितना हो गया, तो 13 हो गया। ठीक है भाई, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, 5 वर्ग होते हैं बेटा, 10 ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 हो गया, यही तो मैंने आपको बताया। अब याद करने के लिए मैंने बताया संख्या, तो संख्या आपको सघोष की पता है या अघोष की पता है, तो आप एक निकाल सकते हो कि अघोष और सघोष की संख्या हमेशा विपरीत होती है, अपोजिट होती है। सघोष है आपके 31
तो अघोष कितने हो जाएंगे? 13। और जो सघोष में काउंट होंगे वो अघोष में काउंट नहीं होंगे, अर्थात स्वर किसमें काउंट हो रहे हैं? तो स्वर सघोष में काउंट हो रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन बोले तो या, रा, ला, वा किसमें काउंट हो रहे हैं? सघोष में काउंट हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर किसमें काउंट हो रहा है? तो वो सघोष में काउंट हो रहा है। और उष्म का हा किसमें काउंट हो रहा है? सघोष में। अब सघोष की संख्या क्यों ज्यादा हो गई? भाई संख्या ज्यादा है तभी तो घर्षण हो रहा है, कंपन हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, ताकत लग रही है, मैंने आपको बताया ना। और जो बचा थोड़ा सा कचड़ा, उसको बड़ी आसानी के साथ उच्चारित कर दिया गया, कोई प्रेशर नहीं, कोई घर्षण नहीं। तो जो बच रहे हैं वो अघोष, या जो अघोष में है उनको छोड़कर सारे सघोष, संख्या अपोजिट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप सघोष और अघोष नहीं भूलोगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण को पढ़ेंगे। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण को देख लेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। देखो अब अगला, श्वास के आधार पर या श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, देखो श्वास के आधार पर कौन से वर्ण आ गए? आइए देखते हैं। तो श्वास के आधार पे दो हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से दो हो जाएंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण, शब्दों पे ही जाइए, आराम से आप कर लोगे। शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करिए। कह क्या रहा है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब बहुत ही सरलता के साथ उच्चारित हो रहे हैं, उनमें कोई ताकत नहीं लग रही है, या सामान्य बातचीत आप कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं है। अल्प प्राण, प्राण मतलब सांस, है ना? थोड़ी सी सांस के साथ ही हम 3-5 कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं? हम किसी से 3-5 कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ, या 1-3-5 हम क्या कर लेते हैं किसी के साथ, बहुत आसानी के साथ 1-3-5 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन 2-2 हाथ करना, अर्थात 2-2, 2 और 4 करना, मतलब 2-2 4 होता है, तो 2-2 हाथ करना मतलब उसके लिए ताकत की जरूरत है, महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या है? तो बेटा अल्प प्राण का मतलब है जिनका उच्चारण करते समय कम सांस की जरूरत है। ये परिभाषा होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से वर्ण होते हैं वो जानने की जरूरत है। तो देखिए इसमें कौन से वर्ण हो गए, तो देखो मैंने आपको बताया 1, 3 और 5, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, मतलब किसी से 1-3-5 करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थोड़ी ना है, ताकत की जरूरत लड़ाई में पड़ती है। तो 1-3-5 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? सभी स्वर हो जाएंगे और अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे बेटा? स्वर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे? अंतस्थ बोले तो या, रा, ला और वा। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 30। भाई 15, 15 11 26, 4 30। ठीक है, तो ये हो गए अल्प प्राण। महाप्राण की बात करें तो मैंने बोला 1-3-5 करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत नहीं है, बहुत एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-2 4 यहां पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और
चौथा अक्षर, मतलब 2 2 4। ठीक है, 2 2 4। 2 2 4 करने के लिए बेटा क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ठीक है, 2 2 4 करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमको चाहिए ताकत। ठीक है, और क्या चाहिए साथ में? तो और साथ में चाहिए, ताकत बोले तो एनर्जी, एनर्जी बोले तो ऊष्मा, तो ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं लिख रहा हूं सा, शा, शा, मतलब तीनों सा और हा, ये ऊष्म हो गए। ठीक है, तो 2 2 4 करने के लिए ताकत चाहिए, ऊष्म चाहिए, तो यहाँ कितने हो गए? ये 10 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 14। तो ये हो गए अल्प प्राण। तो अल्प प्राण आप समझ गए, सघोष, सघोष आप समझ गए। सघोष मतलब घर्षण सहित, मतलब जिनको उच्चारित करते समय बहुत पावर की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, गर्दन में घर्षण लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा संख्या का मतलब क्या हो गया? 31 हो गए। ठीक है, इसके अपोजिट अघोष होते हैं जिनकी संख्या 13 हो गई। सघोष में कौन कौन से आते हैं? तो सघोष में हमने आपको बताया सारे स्वर होंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होगा, साथ में यारा, ला, वा और हा होगा। ठीक है, ऐसे ही अल्प प्राण, महाप्राण में अल्प का मतलब है कम, तो 1 3 5 करने के लिए कोई बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 2 4 करने के लिए, मतलब 2 2 4 मतलब 2 2 हाथ करने के लिए पावर की जरूरत है। तो पावर बोले तो ऊष्मा, तो 2 और 4 मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर प्लस ऊष्मा, मतलब सा, सा, हा, तो ये महाप्राण। तो अगर एक परिभाषा याद है तो दूसरी आराम से आप याद कर सकते हो। तो यहां तक आज की क्लास में उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा, और कल की क्लास में मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा, और उन व्यंजनों में ही मैंने बताया कैसी चीज आएगी, एक ऐसी ट्रिक आएगी, एक ऐसे शब्द आएंगे जिनको अगर सुबह शाम 10 मिनट उच्चारित करेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, और एक ही हफ्ते में 4 से 5 किलो वजन भी कम हो जाएगा। और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।